नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। हम लोग 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए रैखिक समीकरण निकाय की मैट्रिक्स फॉर्म के बारे में बताया था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, सारणिक का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के शीर्ष इस प्रकार से हमें दिए हुए हैं। सपोज कीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC हमने मान लिया, ठीक है। इसके शीर्ष हैं A 2,5, B -2, -3 और C 6,0। इस टाइप से इसके शीर्ष हैं। हम जानते हैं भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे हम डेल के द्वारा व्यक्त करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू सारणिक के रूप में x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ठीक है। ऐसा कर रहे हैं हम। क्या है, यहाँ पे जो शीर्ष हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज क्रम में लेके चल रहे हैं। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज क्रम में, मतलब ABC टाइप से। तो मान रखो ये हमने मान लिया x1/1 है और ये क्या मान लिया x2/2 है और ये क्या मान लिया x3/3 है। तो 1/2 x1/1 2 5 1 -2 -3 1 6 0 1। अब इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करें तो 1/2 2 के लिए -3 -0 -3 -0 माइनस के 5 -2 -6 -2 -6 प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 18 0 प्लस 18, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सारणी को सॉल्व कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट 1/2 यहां से कितना आएगा, माइनस का 6 और यहां से माइनस के 8 इंटू माइनस के 5 प्लस के 40 और यहां से प्लस के 18। इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू 18 और 40 58 हो गए और 58 माइनस 6 करेंगे तो 52 और 52 2 से कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 26 वर्ग इकाई। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग इकाई में आता है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव आए। यदि हम इन्हीं शीर्षों को क्लॉकवाइज क्रम में लेते, किस में लेते, क्लॉकवाइज क्रम। क्लॉकवाइज क्रम का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज क्रम में शीर्षों को लेते तो इस प्रकार से शीर्ष लेने पड़ते, ए के बाद में C और C के बाद में B, ठीक है ना। तो फिर हमारी पोजीशन कैसी होती है, जैसे ये भाई R1 है, ये क्या मान ली हमने R1 और ये मान ली R2 और ये मान ली R3, ठीक है। अब यदि हम क्लॉकवाइज क्रम में शीर्षों को लेते तो यहां पे स्थिति हमारी ये बन जाती R1 तो सेम रहता क्योंकि A है, फिर उसके बाद में C आ रहा है तो यहां पे क्या आ जाता R3 और इसके बाद में क्या आ जाता R2, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें सारणिक प्राप्त होती, ये सारणिक प्राप्त होती। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब R1 R2 R3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें R2 और R3 को रिप्लेस करना पड़ेगा। और जब हम सारणिक के अंदर किसी भी दो पंक्तियों को परस्पर रिप्लेस करते हैं तो माइनस का साइन बाहर आता है। तो रिप्लेस करते मतलब R2 रिप्लेसिंग R3, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते तो फिर माइनस बाहर आ जाता और हमें प्राप्त होता R1 R2 R3 और R3 को क्या कर दिया है, परस्पर रिप्लेस। अब देखो ये इसी के बराबर है तो इसका ओवरऑल मान कितना आता 26, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो इसलिए कितना आ जाता माइनस के 26। तो इसलिए एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, लेकिन अधिकांशतः हम क्या करते हैं, निरपेक्ष मान ही काउंट करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। बट यदि हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज लेके चलें, वो क्लॉकवाइज लेके चलें, कैसे क्लॉकवाइज लेके चलते तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान कितना आता, माइनस के 26 आता, लेकिन आप नेक्स्ट लाइन में लिख देते इज इक्वल टू 26 कोष्टक में लिखते त्रिभुज के क्षेत्रफल का निरपेक्ष मान लेने पर। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करते हैं।
ओके, तो ये क्लियर है, इसको लिखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, 35 वर्ग इकाई है, जबकि शीर्ष ये दिए हुए हैं, ये शीर्ष हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना भाई। हम जानते हैं त्रिभुज, चलो सपोज करो इनको ऐसे मान लेते हैं इस प्रकार से, ये हमने त्रिभुज के शीर्ष मान लिए, ए k,4, बी 2,-6 और सी 5,4, इस प्रकार से हमने त्रिभुज के शीर्ष मान लिए। हम जानते हैं भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया कितना है भाई, 35 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 35, लेकिन मैं इसको ±35 लेके चल रहा हूं, क्यों कि भाई जैसे सपोज करो हम एंटी क्लॉकवाइज हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात किया और वो धनात्मक आया, तो क्लॉकवाइज यदि हम इसको ज्ञात करेंगे, क्लॉकवाइज ज्ञात करेंगे तो फिर कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा, इसलिए मैं पहले ही इसका प्लस माइनस साइन लेके चल रहा हूं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या लेके चल रहा हूं, प्लस माइनस में लेकर चल रहा हूं। तो इंप्लाइज दैट यहां से 1/2 मान रखो x1/1, k4 1, 2-6 1, 5 4 1, इंप्लाइज दैट ±35। ये तो क्लियर हो गया ना, ±35 क्यों लिया है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हमने ये ±35 लिया है। अब 2 को उधर ले जाएं तो, और इधर इसको सॉल्व कर लो, 2 को तो हम उधर ले गए, तो चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। यहां से देखो k -6 और ये तो -6, ठीक है, और ये -4 हो जाएंगे, -4 इंटू 2 - 5 प्लस 1 इंटू 8 माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 प्लस कितना आएंगे 30, 8 + 30 इज इक्वल टू ±35, इंप्लाइज दैट। अब 2 को हम उधर ले जा रहे हैं, उसको 70 कर देंगे प्लस माइनस, और इसे सॉल्व करें तो -10k, और यहां से माइनस का 3, और ये हो जाएंगे प्लस के 12, और यहां से 38 प्लस के 38, इंप्लाइज दैट ±70, क्योंकि 2 को उधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया 70 हो गया, इंप्लाइज दैट -10k प्लस ये कितने हो गए 50, 10k + 50 इज इक्वल टू ±70। अब ऐसा करते हैं, प्लस का चिन्ह लेने पर या धनात्मक मान लेने पर -10k इज +50 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 70। यहां से -10k इज इक्वल टू 50 को उधर ले जाएंगे 20 हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू -2, तो k का मान कितना आ गया -2। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, नेगेटिव साइन लेने पर -10k + 50 इज इक्वल टू -70, -10k + 50 इज इक्वल टू -70, इंप्लाइज दैट यहां से -10k इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे -120, कितने हो गए -120, माइनस से माइनस कैंसिल, और k इज इक्वल टू आएगा 12। तो इस प्रकार हमें k के 2 मान प्राप्त हो गए। कितने मान प्राप्त हो गए, k के 2 मान प्राप्त हो गए। ऐसा क्यों हुआ है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिए हमने शीट्स, इसलिए हमें 2 मान प्राप्त हुए, नहीं तो एक ही मान प्राप्त होता। तो लिखिए, क्लियर है यहां तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सारणिक का प्रयोग कर k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु संरेख हैं। हम जानते हैं भाई 3 बिंदु संरेख होते हैं। 3 बिंदु ax1 by 1 bx2 by 2 तथा c x3 by 3 संरेख होते हैं। संरेख होते हैं यदि डिटर्मिनेंट ऑफ x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 1 इज इक्वल टू 0 हो। यदि इस डिटरमिनेंट्स का मान क्या हो 0 के इक्वल हो तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे संरेख। तो यहां पे इनका मान रख देंगे। तो x1 भाई ये तो हो गया x1 by 1 और ये x2 by 2, ये x3 by 3, ठीक है। तो मान रखिए x1 by 1 k 2 minus 2k 1 minus k plus 1 2k और 1, वहां से माइनस के 4 माइनस के और 6 माइनस 2k 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करें तो देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा क्या है जटिल पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं इसमें ऑपरेशन लगा के 0 बना लेते हैं। भाई r1 माइनस r2 ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बन जाएगी और r2 माइनस r3 ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बन जाएगी और सारणिक को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो r1 में ऑपरेशन लगाते हैं r1 माइनस r2 और r2 में ऑपरेशन लगा दें r2 माइनस r3 इम्प्लाइज दैट हमें ये प्राप्त होगा R1 में से हमें R2 को माइनस करना है तो K में से माइनस K प्लस 1 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2K माइनस 1, 2K माइनस 1। यहाँ से देखिए 2 माइनस के 4K, 2 माइनस 4K और यहाँ 1 माइनस 1 0। फिर R2 में ऑपरेशन लगानी है R2 माइनस R3 तो माइनस के से माइनस के कैंसिल और 1 माइनस माइनस प्लस 5, ये हो गए 5, 2K और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4K माइनस 6 और यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 और R3 एज इट इज रहेगा क्योंकि R3 में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाई है। तो माइनस 4 माइनस के 6 माइनस 2K और 1 R3 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हमें इसको सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं C3 के सापेक्ष इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि C3 में 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं। तो C3 के सापेक्ष सॉल्व करेंगे तो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड हमें करना पड़ेगा और 1 के सापेक्ष जब एक्सपेंड करेंगे तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी ये एलिमेंट बचेंगे। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा माइनस के 5 इंटू दिस एलिमेंट, ठीक है। तो 2K माइनस 1 इंटू 4K माइनस 6 इंप्लाइज दैट सॉल्व करेंगे तो 2K माइनस 1 इंटू 4K माइनस 6, 4K माइनस 6 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 4K, 5 इंटू 2 माइनस 4K इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट यहां से कितना आ गया 8K स्क्वायर और माइनस के 12K और यहां से माइनस के 4K तो माइनस के 16K और प्लस 6 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 20K इज इक्वल टू 0। तो 20K चलो हाँ पहले K स्क्वायर की टर्म्स लिख लेते हैं 8K स्क्वायर, फिर यहां से देखो 20K और माइनस के 16K तो प्लस के 4K
और यहां से -4 इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन लेके 0 में सेंड कर देंगे। तो 4k स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया तो 2k स्क्वायर, सॉरी 2k स्क्वायर प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या प्राप्त होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भाई, -2 मल्टीप्लाई करने पर -2 और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 1। तो ऐसी संख्या कौन सी है, मल्टीप्लाई करने पर तो 2 × -1 ले लेंगे इज इक्वल टू -2 नहीं होता क्या। तो इसके फैक्टर करने हमें 2k स्क्वायर प्लस 2k -k -1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से फैक्टर कर सकते हैं। 2 के पेयर बनाएंगे, यहाँ से 2k कॉमन आ गया, k + 1 और यहाँ से -1 कॉमन आ गया, k + 1 इज इक्वल टू 0। अब k + 1 दोनों में से कॉमन आ गया, k + 1 इंटू यहाँ से 2k बचेगा और यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट k + 1 इज इक्वल टू 0 या 2k - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू मिल जाएगा -1 या k इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/2। तो 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएंगी k की, 2 वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, लिखिए। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्रैमर नियम से निम्न समीकरण को हल करना है। तो ये 2 चरों वाला समीकरण है। कैसा निकाय है, 2 चरों वाला समीकरण निकाय है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, यहां डेल इज इक्वल टू गुणांक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स। डेल क्या होती है भाई, गुणांक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स। किसके गुणांक, चर x और y के गुणांक। तो गुणांक मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 2 3 3 -2। इसे सॉल्व करें तो -4 -9 -4 -9 इज इक्वल टू -13 डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। डेल वन कैसे फाइंड आउट करते हैं, x के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो 9 7 और y के गुणांक यथावत रहेंगे 3 -2। इसे सॉल्व करें तो यहां से कितना मिलेगा हमें, -18 और यहां से कितना मिलेगा, -21। ठीक है, और -21 और -18 कितने हो गए, -39 हो जाएंगे। फिर डेल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल 2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, y के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं, x के गुणांक यथावत रहेंगे, यानी कि 2 3 और 9 7। इसे सॉल्व करें तो यहां से कितना मिलेगा, 14 -27 और ये कितना मिल जाएगा हमें, -13। कितना मिलेगा, -13 भाई, -17 है और यहाँ पे +14 है तो -13। अब क्रैमर नियम से x इज इक्वल टू कितना होता है, क्रैमर नियम से डेल 1/डेल, इंप्लाइज दैट डेल 1 का मान कितना आया, -39 अपॉन डेल -13 इज इक्वल टू +3 तथा y इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल इज इक्वल टू डेल 2 का मान कितना है, -13 और डेल का मान -13 इज इक्वल टू +1। तो इस प्रकार हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। ठीक है, लिखो। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण निकाय असंगत है। हमें सिद्ध करना है कि समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। असंगत के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। असंगत के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि डेल इज इक्वल टू 0, डेल का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
और डेल 1, डेल 2 और डेल 3 में से कोई भी एक क्या हो, अशून्य, क्या हो, अशून्य, या फिर सभी अशून्य हो, तो दिया गया समीकरण निकाय क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। सॉल्यूशन, दिए गए समीकरण निकाय के लिए समीकरण निकाय के लिए डेल इज इक्वल टू, डेल क्या होती है, गुणांक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स, तो डेल का मान आएगा 3 - 1 2, 3 - 1 2, 2 1 3, 2 1 3 और यहां से 1 - 2 - 1। अब इसे सॉल्व करें तो 3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 6 माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहां से -2 -3 -2 प्लस 2 इंटू -4 -1 इंप्लाइज दैट ये माइनस के 5 और माइनस के 5 इंटू 3 करेंगे माइनस के 15, यहां से माइनस के 5 और यहां से माइनस के, अच्छा एक मिनट रुको, ये तो प्लस के 5 हुए, सॉरी प्लस के 5 और प्लस के 5 इंटू 3 करेंगे तो प्लस के 15, यहां से माइनस के 5 और यहां से देखो -5 इंटू 2 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। भाई प्लस के 15 है और माइनस के 15, तो ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इंप्लाइज दैट डेल इज इक्वल टू 0, डेल का मान कितना प्राप्त हो गया है, हमें 0 हो गया है। अब हमें ये दिखाना है कि डेल 1, डेल 2 और डेल 3 में से कोई भी एक अशून्य है, ठीक है। अब डेल 1 इज इक्वल टू, डेल 1 का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, x के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट्स को रिप्लेस करेंगे, तो 3 5 1, बाकी ये सेम रहेंगे, -1 1 -2 2 3 -1 इंप्लाइज दैट, यहां से इसे सॉल्व करें तो 3 के लिए 3 इंटू -1 प्लस 6 -1 प्लस 6 और माइनस माइनस हो गए प्लस, -5 -3 -5 -3 प्लस 2 इंटू -10 -1 इज इक्वल टू, यहां से प्लस के 5 इंटू 3 15 और यहां से माइनस के 8 और यहां से माइनस के 11 इंटू 2 करेंगे माइनस के 22, तो माइनस के कितने हो गए 30, तो प्लस के वो इंप्लाइज दैट माइनस के 15 बचेंगे। भाई माइनस के 30 और प्लस के 15, तो माइनस के 15 बचेंगे, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स डेल 1 का मान डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब हम डेल 2 का मान फाइंड आउट करेंगे। डेल 2 इज इक्वल टू, डेल 2 के लिए क्या करेंगे, बाई के गुणांकों के स्थान पर हम अचानक को रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से x और z के गुणांक सेम रहेंगे, तो इस पे आ जाएगा करो, ठीक है ना, 3 2 1 और इसके स्थान पर रिप्लेस कर देंगे 3 5 1 और ये एज इट इज रहेंगे 3 2 3 -1 इंप्लाइज दैट, इसे सॉल्व करें तो 3 के लिए -5 -3 -3 इंटू -2 -3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस के 5 2 इंटू 2 माइनस के 5, इसे सॉल्व करें तो यहां से देखना माइनस के 8 इंटू 3 माइनस के 24 और यहां से माइनस के 5, तो ये हो जाएंगे प्लस के 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां से -3 इंटू 2 करेंगे तो -6, कितना -6 इंप्लाइज दैट ये माइनस के 30 और प्लस के 15, तो माइनस के 15 प्राप्त होंगे हमें, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें डेल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
डेल 3 इज इक्वल टू डेल 3 के लिए जेड के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। तो 3 2 1 -1 1 -2 3 2 1 -1 1 और -2। जेड के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट को रिप्लेस करो 3 5 1 3 5 1। इसे सॉल्व करें तो 3 के लिए 1 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 -5 प्लस 3 इंटू -4 -1 -4 implies that यहाँ से 11 इंटू 3 33 और यहाँ से -3 और यहाँ से -5 इंटू 3 माइनस के 15, तो माइनस के कितने हो गए 18, तो कितने बचेंगे माइनस के तो 18 हो गए और प्लस के 33 हैं, तो 15 कितने बचेंगे प्लस के 15 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः डेल इज इक्वल टू 0 तथा डेल 1 डज नॉट इक्वल टू 0, डेल 2 डज नॉट इक्वल टू 0 और डेल 3 डज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। कैसा होगा भाई, असंगत है। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखिए, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, क्रेमर नियम से निम्न समीकरण निकायों को हल करना है हमें, ठीक है। तो क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल कैसे करते हैं, उसके लिए कंडीशन में पहले आपको बता चुका हूं, 2 कंडीशन काम करती हैं। उसमें एक तो है डेल डज नॉट इक्वल टू 0, और डेल डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस स्थिति में हल क्या प्राप्त हो जाता है हमें, x इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल, y इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल और z इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल, इस टाइप से। और डेल इज इक्वल टू 0 हो तो उसके लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी इसमें कि डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3 बराबर 0 हो, तो दिया गया रैखिक समीकरण क्या होगा, या तो संगत होगा या फिर असंगत होगा, और संगत होता है तो उसके कितने हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। और सेकंड कंडीशन मैंने आपके लिए ये बताई थी कि डेल 1 डज नॉट इक्वल टू 0, डेल 2 डज नॉट इक्वल टू 0, डेल 3 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई भी एक डज नॉट इक्वल टू 0 हो या फिर सभी अशून्य हो, कोई भी एक अशून्य हो या सभी अशून्य हो, तो वह समीकरण क्या हो जाता है, असंगत। क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। इस स्थिति में तो या तो संगत होगा या फिर क्या होगा, असंगत। और संगत होता है तो कितने हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और डेल क्या होता है, गुणांक मैट्रिक्स की सारणिक, एक्स वाई जेड के गुणांक मैट्रिक्स की सारणिक। सॉल्यूशन, दिए गए समीकरण निकाय के लिए डेल इज इक्वल टू गुणांक मैट्रिक्स की सारणिक 1 2 4 4 3 -2 3 -5 और 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 के लिए 3 -10 -2 4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 के लिए -20 माइनस के 20 माइनस के 9 -20 माइनस के 9 इंप्लाइज दैट यहां से देखो कितने हो गए, माइनस के 7 और यहां से -20 और यहां से 29 इंटू 4 करना है, 29 इंटू क्या करना है हमें 4, माइनस के मिलेंगे 6 3 और 11, ठीक है ना।
और 116 और इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 143 माइनस के 143 हो गए, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, जिसका मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन भी प्राप्त होगा। कैसा सॉल्यूशन प्राप्त होगा? हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब डेल 1 इज इक्वल टू एक्स के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो 16, 5, 4 और यहां से आएगा 2, 3, -5, 4, -2, 1। एक्स के गुणांकों के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिए? कांस्टेंट, और बाकी वाई और जेड के गुणांक यथावत रहेंगे। वाई और जेड के गुणांक क्या रहेंगे? यथावत। अब इसको सॉल्व करो तो 16, 3, -10, -2, यहां से 5 माइनस प्लस 8, 5 + 8 +4 इंटू माइनस के 25 और माइनस के 12 -25 -12 इंप्लाइज दैट यहां से माइनस के 7 तो माइनस के हो जाएंगे 1, 1, 2, यहां से प्लस के 13 तो माइनस के 26 और यहां से ये हो गए 27। कितने हो गए? 37 और 37 इंटू कितना करना है? 4 करना है तो 8 कैरी 2 आ गया और ये 12 तो ये हो जाएंगे 148। किसके? माइनस के 148। देख इनको ऐड करें तो यहां से देखिए भाई कि माइनस के सभी तो माइनस के 110 में क्या पहले 110, चलो माइनस के 110 और माइनस के 20 और माइनस के 140 तो ये हो जाएंगे आपके 160 और 270। कितने हो गए? 270 और फिर यहाँ से 8 + 6 14 + 2 16 तो ओवरऑल ये कितने हो जाएंगे? 286 और माइनस का साइन बाहर है तो माइनस के 286 हो गए। कितने हो गए भाई? ये माइनस के 286 इंप्लाइज दैट माइनस के 286। अब डेल 2 का मान फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बाई के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। एक्स और जेड के गुणांक यथावत रहेंगे तो 1, 4, 3, 16, 5, 4, 4 -2 और 1 इंप्लाइज दैट। अब इसे सॉल्व करें तो 1 के लिए 5 माइनस प्लस 8 माइनस की 16 4 माइनस प्लस 4 माइनस एक मिनट रुको 16 के लिए सॉल्व कर रहे थे तो प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये प्लस के 6 इंटू प्लस के 4 इंटू 16 -15 इंप्लाइज दैट ये हो गए 13 और यहां से 10 इंटू -16 करेंगे तो माइनस के 160 और यहां से कितना प्राप्त होगा आपको? प्लस के 1 तो प्लस के 4 तो प्लस के कितने हो गए? 13 और 4 17 और 160 में से 70 माइनस करेंगे तो माइनस के 143 प्राप्त होंगे। अब हमें डेल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो इधर देखिए डेल 3 के लिए जेड के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे। जेड के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे, बाकी ये सेम रहेंगे, एक्स और वाई के गुणांक यथावत रहेंगे। तो डेल 3 इज इक्वल टू यहां से देखो 143 और 2 3 -5 और जेड के गुणांकों के स्थान पर 16 5 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है
तो सॉल्व करेंगे तो 1 के लिए यहाँ से देखो 12 माइनस माइनस 25 माइनस 2 16 माइनस के 15 और 16 प्लस के यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 16 माइनस के 20 और माइनस 9 माइनस 20 माइनस 9 इम्प्लाइज दैट यहाँ से कितने हो गए 37 और यहाँ से प्लस का 1 तो माइनस 2 और यहाँ से माइनस के 29 इंटू 16 करना पड़ेगा माइनस 29 इंटू 16 तो 144 कैरी 14 आ गया 32 और 14 46 तो माइनस के 464 तो अब देखिए माइनस के 466 हो जाएंगे 466 और प्लस के 37 तो माइनस करेंगे तो ये बचेंगे आपके माइनस के 429 माइनस के 429 तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम हल प्राप्त करेंगे। अतः x इज इक्वल क्रैमर नियम से ऐसे लिखो अतः क्रैमर नियम से x इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल इम्प्लाइज दैट डेल 1 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई थी माइनस के 286 अपॉन डेल माइनस के 143 माइनस 143 इम्प्लाइज दैट इसका इसमें इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे ही y की वैल्यू वो मैं इधर लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल 2 अपॉन डेल 2 का मान कितना था माइनस के 143 माइनस के 143 अपॉन माइनस के 143 करना पड़ेगा तो माइनस के 143 अपॉन माइनस के 143 इम्प्लाइज दैट 1 प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। और z इज इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल 3 अपॉन डेल सॉरी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा तो z इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल इम्प्लाइज दैट डेल 3 का मान कितना आया माइनस के 429 माइनस के 429 अपॉन माइनस के 143 तो इम्प्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा भाग लगाएंगे तो 3। इस प्रकार हमें हल प्राप्त हो गया। x का मान तो आया 2 y का मान कितना मिला है 1 और z का मान कितना मिल गया 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्रैमर विधि से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखिए